Hello everyone, welcome back to my channel Enlightening with Saraswati. So in our last video we have discussed about the types of Marxism. आज का हमारा जो topic है that is all about criticisms of Marxism. And for your kind information, ये video इस series का मतलब Marxism का सबसे last video है because we are dealing with the last part which is criticisms of Marxism. स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपकी कोई भी डिमांड्स हैं फॉर एनी पर्टिकुलर वीडियो देन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बोल सकते हो। और ये मेरा जो नोट्स है इसे आप राइटिंग पर्पस के लिए एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको अगर मतलब सभी अच्छे से समझना है, एक मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक का लेना है, देन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स बोलती हूँ वर्बली जो कि इस नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दैट विल लाइक एक टिप्स जैसे हैं कि आपको एक टॉपिक कैसे याद करना है, कैसे अच्छे से समझना है और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। फर्स्ट वन इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्रिटिसिज्म्स में ये सबसे पहला पॉइंट है, चलो देखते हैं ये क्या है। Critics argue that Marxism oversimplifies the class structure of society by dividing it into two main classes, the bourgeois and the proletariat. They contend that society is far more complex and is divided into numerous groups, including a significant middle class, which Marx largely ignored. तो देखो, हम पिछले वीडियोस में इतना पढ़ते आ रहे हैं कि एक होते हैं बुर्जुआ, एक होते हैं प्रोलेटेरिएट, या एक होते हैं हैव्स और एक होते हैं हैव नॉट। तो इसका मतलब क्या है? मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी में बस दो ही क्लास डिविजन्स थे, बट द थिंग इज सोसाइटी ऐसा इतना भी सिंपल नहीं होता है। इधर बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि मार्क्स ने सोसाइटी को जो डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, उन्होंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे कि हम अभी का सिचुएशन देखते हैं, मतलब हाई क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, लो क्लास लोग होते हैं। तो इधर ना मोस्टली तुम ऐसा सोच सकते हो कि मिडिल क्लास को इग्नोर किया गया था, बस बोला गया था कि हैव्स और हैव नॉट्स। तो सिंपली इसका मीनिंग यही है कि क्लास डिवीजन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया था, मतलब एक्सेसिव सिंप्लीफाई कर दिया गया था। बहुत सारे क्लास डिवीजन सोसाइटी में होते हैं, बट उन्होंने बस ऐसे नैरोली कैटेगराइज कर दिया था इनटू बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। तो वही बात इधर है। हमारा सेकंड क्रिटिसिज्म है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। देखो, ये दो वर्ड्स को अच्छे से समझो। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से आया है, डिटर्मिनिज्म मतलब डिटरमाइन करता है। तो इधर दिया गया है कि इकोनॉमी सभी चीज को डिटरमाइन करता है। ये कौन सा आइडियोलॉजी में था? ऑब्वियसली मार्क्सिज्म में था। हमने पढ़ा था कि बेस रेगुलेट सुपर स्ट्रक्चर। बेस में क्या होता है? इकोनॉमी, और सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है? सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिकल, जितना भी सभी चीजें हैं वो सब सुपर स्ट्रक्चर में, और इकोनॉमी होता है बेस में। तो बेस जैसे कि रेगुलेट करता है सुपर स्ट्रक्चर को, तो मार्क्सिज्म वाले बोलते थे कि इकोनॉमी ही बेस है और इकोनॉमी के हिसाब से ही सब रेगुलेट होता है। बट critics take issue with Marx's economic determinism. The idea that economic relations are the base upon which all other social and political arrangements are built, they argue that this perspective neglects the role of ideas, culture, and individual agency in shaping society. इधर मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ। देखो, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के हिसाब से था कि इकोनॉमी ही सभी चीजों को रेगुलेट करता है, इकोनॉमी ही फाउंडेशन है जिसके ऊपर और सभी चीजें डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्रिटिक्स का ये बोलना था कि अगर हम इकोनॉमी को ही बेस की तरह ले रहे हैं तो हम ना आइडियाज, कल्चर, इंडिविजुअल, इन सब को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम बस सोचते हैं कि इकोनॉमी ही फैक्टर है इन सभी चीजों के लिए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सभी चीजें इकोनॉमी के लिए फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटल कंडीशन जैसा होगा उसी से तो इकोनॉमिकल कंडीशन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अगर हमारे कंट्री में सोसाइटी में मतलब डेवलपमेंट होगा, सोसाइटल नॉर्म्स में डेवलपमेंट होगा और सोसाइटल थिंकिंग में डेवलपमेंट होगा, तभी तो लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, और हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे मतलब वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और वो जीडीपी में भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो वैसा। तो ये तो वही बोला गया कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ही सभी चीजों को रेगुलेट करता है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। मतलब इकोनॉमी भी उन चीजों को रेगुलेट करता है, वो सभी चीजें मतलब जो जो सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं वो सभी इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं। ये था पॉइंट। फिर हमारा थर्ड है प्रेडिक्टिव फेलियर्स। मतलब मार्क्स जो जो प्रेडिक्ट किए थे एक्चुअली में कुछ कुछ ऐसा चीजें थे जो कि फेल हो गया था। मतलब जो वो प्रेडिक्ट किए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, उस अकॉर्डिंगली नहीं हुआ था। मार्क्स predicted that capitalism would inevitably collapse due to its internal contradiction and be replaced by socialism. मार्क्स के हिसाब से ऐसा था कि कैपिटलिज्म जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन था सोसाइटी का, उसके अंदर ही बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म में सब कुछ ठीक है, कैपिटलिज्म के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स है, और उन्हीं डिफेक्ट्स और शॉर्टकमिंग्स की वजह से कैपिटलिज्म को सोशलिज्म मतलब रिप्लेस कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। However, this has not occurred in many advanced capitalist societies, leading critics to question the accuracy of Marx prediction. तो देखो, प्रेडिक्टिव फेलियर्स में ये बोला गया था कि कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, उसके शॉर्टकमिंग्स की वजह से, और उसे सोशलिज्म मतलब रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये बहुत सारे एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में नहीं हुआ था। मतलब एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज कुछ कुछ थे जहां की कैपिटलिज्म सस्टेन किया, कैपिटलिज्म और भी डेवलप किया। तो इस हिसाब से तो मार्क्स जो बोले थे वो सही नहीं हुआ। तो इससे मार्क्स के बोलने के एक्यूरेसी पे क्वेश्चंस उठे। मतलब मार्क्स ने तो ये सही नहीं बोला था, ये गलत बोला था, ऐसा सब क्रिटिक्स बोलने लगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। Critics also argued that Marxism in practice often leads to authoritarian regimes that suppress individual rights and freedoms in the name of class struggle and the greater good. मैं इसको बहुत ही आपको सिंपली से समझाती हूँ। देखो, इस सोसाइटी में सभी ह्यूमंस हैं, बुर्जुआ भी ह्यूमंस है, प्रोलेटेरिएट भी ह्यूमंस है। अगर हम प्रोलेटेरिएट को फ्रीडम देने के लिए, प्रोलेटेरिएट को डेवलपमेंट करवाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करवाने के लिए बुर्जुआ की राइट्स को हैम्पर करेंगे, तो वो भी तो सही नहीं है। अभी हम इतना बोल रहे थे कि प्रोलेटेरिएट का रेवोल्यूशन होगा, बुर्जुआ और नहीं रहेंगे पावर में, फिर प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे, ऐसा सब बोलते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज में जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है, उधर तो बुर्जुआ के राइट्स हैम्पर होंगे ना, और वो तो सही नहीं है। क्योंकि लिबरलिज्म में ज्यादा इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया था कि इंडिविजुअल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट ला देंगे, तो उससे तो बुर्जुआ के राइट्स को हैम्पर होगा, बुर्जुआ के डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर हम मार्क्सिज्म को फॉलो करेंगे देन बहुत सारे ऑथोरिटेरियन सिस्टम आ जाएगा, जहां की किसी एक पर्सन के पास मतलब सारा ऑथोरिटी होगा, जैसे कि प्रोलेटेरिएट के पास ऑथोरिटी होगा, और उससे सबका इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स हैम्पर होगा। फिर आता है हमारा वायलेंस एंड रेवोल्यूशन। Marx's advocacy for revolution as a means to achieve a communist society is also a point of contention. Critics argue that this approach is inherently violent and disruptive, and that peaceful and democratic means of achieving social change are preferable. Obviously, अगर किसी भी चीज में वायलेंस इंक्लूडेड है तो उसे तो बहुत सारे लोग मना ही करेंगे ना। मार्क्सिज्म में भी बोला गया कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आना चाहिए, उन्हें रेवोल्यूशन करना चाहिए ताकि बुर्जुआ को हटाना है पावर से। तो इसमें तो रेवोल्यूशन आ रहा है, इसमें नॉन वायलेंस आ रहा है, मतलब सॉरी वायलेंस आ रहा है, और मतलब रेवोल्यूशन है। तो इसी की वजह से इसे बहुत सारे मतलब लोग क्रिटिसाइज किए कि हम डेमोक्रेटिक मींस से भी सोशल चेंज को अचीव कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक मींस ऑफ अचीविंग सोशल चेंज को कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो मतलब कौन सा टाइप ऑफ मार्क्सिज्म डेमोक्रेटिक मींस को सपोर्ट कर रहे थे, वही आपको बताना है। तो मार्क्स एडवोकेसी फॉर रेवोल्यूशन एज मींस वाज आल्सो पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यही चीज है इसमें। फिर हमारा लास्ट है इनएक्यूरेट कंसेप्शन। According to Marx, the proletarian revolution will occur only when capitalism has matured.
there is no chance of the proletarian revolution occurring and succeeding in a backward feudal society. But this is exactly what has happened in reality. Revolution has taken place only in feudal societies such as Russia, China, Vietnam, Cuba, etc. तो इसमें क्या है, देखो, मार्क्स के हिसाब से ऐसा था कि जब कैपिटलिज्म मैच्योर हो जाएगा, मतलब कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तभी प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होगा, और प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होने से मतलब सभी कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है, देखो, मार्क्स बोल रहे थे कि जो फ्यूडल सोसाइटी होता है ना, फ्यूडल सोसाइटी जहां मतलब सर्फडम्स थे, वो सब थे, तो उस सोसाइटी में बोला गया कि उधर प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उधर कैपिटलिज्म नहीं है। प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन तभी आएगा जब कैपिटलिज्म मच्योर होगा, मतलब कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। देखो, बहुत सारे फ्यूडल सोसाइटीज थे, जैसे कि रशिया, चाइना, वियतनाम, क्यूबा, ये सब फ्यूडल सोसाइटीज थे, इधर कैपिटलिज्म नहीं था, बट स्टिल प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन करके उधर कम्युनिज्म लाया गया। तो वही चीज है, ये भी प्रेडिक्टिव फेलियर्स का ही पार्ट है कि मार्क्स एक चीज प्रेडिक्ट किए थे लेकिन वो फेल हो गया, रियलिटी कुछ और ही था। तो इतना सब था क्रिटिसिज्म्स ऑफ मार्क्सिज्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।